मेरी माँ ने दूसरी शादी क्यों की? वीडियो लास्ट तक देखें। मैं वो बदनसीब बच्ची हूँ जिसने अपनी माँ को अपनी आंखों से दुल्हन बनते देखा था। माँ के सुर्ख आंचल को मैंने अपनी कमज़ोर मुट्ठी में मजबूती से थाम रखा था, मगर जालिमों ने बेदर्दी से वो आंचल मुझसे छीन लिया। आज तक उसकी ठंडक मेरे हाथों में महसूस होती है। वो दिन बड़ा ख़ास था क्योंकि उस दिन मेरी प्यारी माँ की दूसरी शादी हो रही थी। मुझे इन दिनों का एक एक लम्हा याद है। हमारा एक प्यारा सा घर था जिसमें हम बहन भाई अपने वालिदैन के साए में तितलियों की तरह इधर उधर भागा करते थे। फिर न जाने किसकी नज़र हमारे बाग पर लग गई। देखते ही देखते सब दरख्त खुश्क और बेजान हो गए, फूल मुरझा गए और तितलियों के रंग वक्त चुरा कर ले गया। अब वो एक आला सरकारी ऑफिसर थे। हमारे घर का माहौल खासा आज़ाद था। वालिद के दोस्त बेतकल्लफ़ी से आया जाया करते थे। ड्राइंग रूम में ताश की बाजी जमनी, चाय का दौर चलता और सिगरेट के धुओं से कमरा ख्वाबनाक मंजर पेश करता। अब्बू की आदत थी कि जब वो दोस्तों के साथ बैठ जाते तो चाहे रात गुजर जाए, उन्हें वक्त का एहसास न होता। हम बच्चे उनका इंतज़ार करते करते सो जाते। अम्मी को अब्बू की ये आदत सख्त नापसंद थी और बात झगड़े तक जा पहुंची। इस झगड़े का बस एक ही हाल नज़र आता कि अब्बू अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी बचाने की खातिर दोस्तों से किनारा कशी अख्तियार कर लें, मगर उनकी खुशी तो दोस्तों की महफिल, ताश के खेल और चाय के दौर में थी। चुनाचे वो दोस्तों को घर बुलाने के बजाय अम्मी के साथ ताश खेलने लगे। शुरू में अम्मी ने बेजारी ज़ाहिर की, मगर फिर साथ देने लगी। अब अगर किसी दिन अब्बू घर ना आते तो अम्मी शिकवा करती, कहाँ रह गए थे? अब्बू जवाब देते, हफ्ते के 4 दिन तुम्हारे साथ होता हूँ, 3 दिन तो दोस्तों के साथ रहने का मुझे हक है। तुम्हें उनका घर पर आना पसंद नहीं, इसलिए अब उनके यहाँ जाकर महफिल जमा लेता हूँ। उनकी बीवियाँ भी खुश रहती हैं और तुम भी। अम्मी ने सोचा, शोहर का एक रात भी घर से बाहर रहना मुझे गवारा नहीं, 3 दिन कैसे बर्दाश्त करूं। फिर उन्होंने फैसला कर लिया कि अगर खुशी इसी में है तो बेहतर है कि वो दोस्तों के साथ घर ही ताश खेला करें। चुनाचे अम्मी ने कह दिया, आप आज से रात को बाहर नहीं जाकर ताश खेलेंगे। बेशक आपके दोस्त हमारे घर आए, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। कम से कम मुझे ये इत्मीनान तो रहेगा कि आप घर पर हैं। अब्बू खुश हो गए, बहुत खूब, ये बहुत अच्छी बात है। शुक्र है तुम्हें बात समझ में आ गई। फिर उन्होंने अपने चारों दोस्तों को फ़ोन किया, तुम्हारी भाभी ने इजाज़त दे दी है, अब तुम सब हमारे घर आ सकते हो। इसके बाद फिर वही सिलसिला शुरू हो गया। रात 10 बजे के बाद अब्बू के दोस्त आ जाते, ताश की बाजी जमती, कभी शतरंज खेला जाता। मुलाजिम की ड्यूटी होती कि वक्फे वक्फे से चाय या कॉफ़ी बनाकर पेश करें। यूं ये महफिल रात 3 बजे तक जारी रहती। कुछ दिन तो अम्मी चुप रहीं, फिर उन्हें बोरियत होने लगी, नींद भी नहीं आती थी। अब्बू से कहती कि क्या करूं, जागने की आदत सी पड़ गई है। वाला ने कहा कि नींद की गोलियां ले लिया करो और बेफिक्र होकर सो जाया करो। नहीं नहीं, अम्मी बोली, क्या तुम मुझे नशे की आदत बनाना चाहते हो? ऐसा मैं हरगिज नहीं करूंगी। तो फिर तुम भी हमारे साथ ताश के खेल में शरीक हो जाया करो। आपके साथ आप अकेले कहाँ होते हैं? आपके दोस्त भी तो होते हैं। तो क्या हुआ, तुम भी तो वहीं मौजूद रहोगी ना? अरे भाई, वो तुम्हें भाभी कहते हैं और तुम हो भी उनकी भाभी। मेरे सभी पुराने दोस्त हैं, तुम्हें जानते हैं और तुम्हारा एहतराम करते हैं। एक रोज रात के 12 बजे का वक्त था। अम्मी बहुत बोर हो रही थी। अब्बू ख्वाबगाह में आए तो उन्हें जागते पाया। बोले, मेरे साथ आ जाओ, आज हमारा एक पार्टनर कम है, तुम मेरी पार्टनर बन जाना। अम्मी हिचकिचाई तो वाला ने उन्हें बाजू से पकड़कर अपने साथ ड्राइंग रूम में ले गए। अब अम्मी भी उनके साथ ताश की बाजी में शामिल हो गई। यूं वो रोजाना इस महफिल में शरीक होने लगी, क्योंकि झिझक सिर्फ एक दिन की होती है। एक बार ख़त्म हो जाए तो फिर ऐसी बातें मामूली लगने लगती हैं। उसके बाद तो उन्हें ऐसा मज़ा आया कि रात की बेचैनी से निजात मिल गई। अब उसे जगड़ना और कुड़ना छोड़ दिया, अच्छे अच्छे लिबास पहनने लगी। घर में भी वो हर वक्त बनी सवरी रहती। हमें जल्दी सुलाकर अब्बू के हमरा ड्राइंग रूम में जा बैठती और ताश खेलने लगी।
इस चक्कर में वो मुझे भी भूल गईं, जो आधी रात तक उनके इंतज़ार में जागती रहती थी, क्योंकि जब तक अम्मी ना आ जाती मुझे नींद ही नहीं आती थी। जब से अम्मी महफ़िल की शम्मा बनी थीं, गोया हम बच्चों पर उनकी तवज्जो कम ही हो गई थी। अम्मी के दोस्तों में एक इज़हार साहब भी थे, जो हमें बहुत प्यार करते थे। अम्मी उनकी हमारी तरफ तवज्जो से खुश होती और उनका ख़ास ख्याल रखती। वो अब्बू के अफ़सर भी थे, लिहाजा वालिद साहब उनसे दब कर रहते थे। अब ये होने लगा कि जब वालिद ऑफिस में होते, वो साहिब आ जाते और कहते, भाभी इधर से गुजर रहा था तो सोचा बच्चों को ये कलर बॉक्स और रंग देता जाऊं। कभी वो हमारे लिए फ्रूट ले आते और कहते, बैठना नहीं है, बस चाय का एक कप पिला दें। आपके यहाँ की चाय का तो जायका ही मुंह को लग गया है, ऐसा मज़ा कहीं और नहीं मिलता। जब से अंकल इजहार की बीवी फौत हुई थी, वो अपने घर से में अकेले रहते थे। अब तक उन्होंने दूसरी शादी नहीं की थी। वो बच्चों के बहुत शौकीन थे, मगर कुदरत की सितम ज़रीफ़ी कि इनकी कोई औलाद ही नहीं थी। घर में सिर्फ एक खान सामा था। वो कहते थे कि खान सामा के हाथ का खाना खा खा कर तंग आ गया हूँ। अम्मी कहती, अभी खाने का वक्त है, आप हमारे घर से खाना खा कर जाइए। शुरू में तो वो इनकार करते, मगर फिर हर दूसरे तीसरे दिन दोपहर को आ जाते और अम्मी इसरार से खाना मेज़ पर लगा देती। इस तरह अंकल इजहार का आना जाना अब मामूल बन गया। हम बच्चे उनके आने से खुश हो जाते थे, क्योंकि वो कभी खाली हाथ ना आते थे। मुझे चॉकलेट पसंद थी और वो गैर मुल्की चॉकलेट के डब्बे लेकर आते, जिन्हें देखकर मेरी तो बातें ही खिल जाती। अजीब बात ये थी कि अब्बू को उनके यानी इजहार अंकल के आने की खबर होती, न अम्मी कभी उनका जिक्र करती। एक दिन न जाने किस बात पर छोटा भाई अब्बू के सामने फट पड़ा कि आपसे तो अंकल इजहार अच्छे हैं, वो हमारे लिए कितनी सारी चीज़ें लेकर आते हैं। आप हैं कि ना कुछ लेकर आते हैं, ना कभी कहीं घुमाने लेकर जाते हैं। अंकल तो कई बार मुझे और सबीन को बाहर घुमाने के लिए ले गए। अब्बू ने पूछा, कब आते हैं? वो भाई ने मासूमियत से जवाब दिया, जब आप दफ्तर में होते हैं। अब्बू ने चौंक कर पूछा, मैं दफ्तर में होता हूँ तो तब क्यों आते हैं? वो खाने पर आते हैं ना। इनका खानसामा बीमार था, छुट्टी पर चला गया था। मेरे मासूम भाई ने अंकल इजहार की कही हुई सारी बातें अब्बू को बता दी। अब्बू का चेहरा मुतगैर हो गया। अब्बू ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मी भी इनके साथ घूमने जाती हैं? हाँ, एक बार गई थी, बाजार से चीज़ें खरीदनी थी। ये सुनकर अब्बू का तो पारा ही चढ़ गया। फौरन अम्मी से पूछने लगे कि मैं ये क्या सुन रहा हूँ शबीन, ये क्या कह रहा है बच्चा, ये ये क्या मामला चल रहा है, तुमने मुझे ये सब क्यों नहीं बताया? अम्मी ने बेनियाजी से जवाब दिया कि ये कोई ऐसी अहम बात नहीं थी कि आपको बताती। वो दिन की रोशनी में बच्चों के सामने आए थे, पास ही इनका कोई काम था और उधर आ गए। इसमें शक की क्या बात है? आप भी अजीब शक्की मिजाज रखते हैं, जो अपनी बीवी से इस लहजे में तफ्तीश कर रहे हैं। अब्बू गुस्से से बोले कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैं तुम्हारी ये बेरारवी और आवारगी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपने दोस्त को समझाओ, वो मेरी गैर मौजूदगी में क्यों आता है? अम्मी ने कहा, आप खुद क्यों नहीं उन्हें मना करते? मैं कैसे मना करूं? रोज रात को ताश खेलने आ बैठता है, दिन को आए तो मना कर दूं। क्या ये इसकी बेइज्जती नहीं होगी? वो आपका बॉस है। वो धाड़ उठे के बकवास बंद करो और मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ। बॉस है तो क्या इसको ये हक मिल गया है कि मेरी बीवी से बेतकल्लुफ़ हो? जब कोई गैर मर्द शोहर की गैर मौजूदगी में बार बार आए और औरत उसे मना ना करे तो इसका कोई मकसद होता है। किसी गैर मर्द की इतनी जुर्रत नहीं हो सकती जब तक औरत खुद इजाज़त ना दे, और तुम इसके लिए खाने भी तैयार करके पेश करती हो। अब अपने गुनाह को छुपाने के लिए मज़ीद बकवास ना करना, वरना जान से मार दूंगा। अम्मी भी बफर गई। बकवास तो तुम कर रहे हो, मुझ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हो। तुम खुद घर में ताश की महफिलें सजाते हो और बीवी को साथ बिठाते हो, तब तुम्हें गैरत नहीं आती? मैं भी कह सकती हूँ कि तुम तरक्की के लिए ऐसा करते हो। ये सुनकर अब्बू तैश में आ गए और अम्मी पर हाथ उठा दिया।
हम बच्चों के छोटे-छोटे ज़हन ये समझने से कासिर थे कि गलती किसकी है, अब्बू की या अम्मी की। ऐसा झगड़ा हमने पहले कभी नहीं देखा था। अब्बू धाड़ रहे थे कि आवारा औरत निकल जा मेरे घर से। अम्मी को तो जैसे यही मौका चाहिए था। उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा और नाना के घर चली गईं। वहाँ जाकर खूब रोईं। अब्बू को बुरा भला कहा, इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने मुझे बदचलन कहकर घर से निकाल दिया है। अब मैं कभी वापस नहीं जाऊंगी। नाना परेशान हो गए। अब्बू को फ़ोन किया मगर उन्होंने कॉल नहीं उठाई। जब अंकल इजहार को मालूम हुआ तो वो अब्बू के पास गए और समझाते हुए कहने लगे कि तुम्हें गलतफहमी हुई है। तुम्हारी बीवी मेरी भाभी नहीं, बहन जैसी है। तुम्हारे घर के करीब मेरी बेवा बहन रहती है। मैं कभी कभार उसे देखने आता हूँ और इसकी एक बच्ची है बिल्कुल तुम्हारी बेटी जैसी। जब इसके लिए खिलौने या चॉकलेट लाता हूँ तो तुम्हारे बच्चों को भी दे देता हूँ। इसमें शक की क्या बात है? मुझे बच्चे अच्छे लगते हैं। अगर तुम्हें अब भी शक है तो मैं आइंदा तुम्हारे घर में नहीं आऊँगा। अब्बू ने वक्ती तौर पर इनकी बात मान ली। अगले दिन नाना के घर आए, अम्मी से माफ़ी मांगी और उन्हें मनाकर घर ले आए। मगर अम्मी का दिल साफ नहीं हुआ। वो अक्सर छोटे-छोटे बहानों पर लड़तीं और अब्बू को अंकल की इज़हार का ताना देतीं। अब्बू खामोश रहते। अंकल इनके अफसर थे, कुछ कह भी नहीं सकते थे। लेकिन शक की आग अंदर ही अंदर अब्बू को खा रही थी। आखिर एक दिन एक ज़बरदस्त झगड़े के बाद अम्मी दोबारा नाना के घर चली गईं। वहाँ से उन्होंने अंकल इजहार को फ़ोन किया कि तुम्हारे सामने तो तारी यानी कि हमारे अब्बू ठीक रहता है मगर घर में मुझ पर जुल्म करता है। वो रोज़ मेरे किरदार पर शक करता है। मुझे अब मज़ीद ये सब बर्दाश्त नहीं है। मुझे तलाक चाहिए। अंकल इजहार ने अम्मी को बहुत समझाया कि सब्र से काम लो। तुम्हारे 2 बच्चे हैं, तारी मेरा दोस्त है। मैं नहीं चाहता कि इसका घर बर्बाद हो। बेहतर ये है कि तुम वापस चली जाओ। मैं तारी को तबादला करा दूँगा ताकि वो इस शहर से दूर हो जाए। मगर अलैदगी की बात ना करो। उन्होंने अब्बू का तबादला करवा दिया। जब हम बच्चों के उदास चेहरों को देखते तो इनका दिल भर आता। आखिरकार उन्होंने हमें फिर से गले लगा लिया। फैसला हुआ कि अब्बू पिंडी जाकर घर लेंगे, इसे सजाएंगे, फिर हमें ले जाएंगे। तब तक हम नाना के घर रहेंगे। मगर शायद जिंदगी को ये समझौता पसंद न आया। वालिद साहब घर को आरास्ता करके हमें लेने आ रहे थे कि एक मोड़ पर इनकी गाड़ी का हादसा हो गया और वो मौका पर ही जाँ बहक हो गए। इंसान जब शक के शिकंजे में जकड़ जाए तो फिर दिलों की फतह के लिए एक बड़ी जंग लड़नी पड़ती है। मेरे अब्बू ये जंग ना जीत सके। अजल इनका रास्ता रोके खड़ी थी। आखिरकार रोज़ की ये लड़ाई तबाही ले आई और एक सुहागन बेवा जबकि बच्चे बाप के साय से महरूम हो गए। अम्मी अब रोती थी कि नाना बूढ़े हैं और मामू अपने बच्चों में मसरूफ़। हमारे बच्चों को कौन देखेगा? इजहार अंकल ताज़ियत के लिए आए। वो भी बहुत अफसरदा थे। बहरहाल उनके दिल के किसी गोशे में अम्मी के लिए पसंदीदगी के जज्बात मौजूद थे मगर हमारे लिए नहीं और हमसे दिखावे का प्यार करते थे। बस इतना कि तकरीब कुछ तो बाहर मुलाकात चाहिए। एक रोज़ उन्होंने नाना से अम्मी का हाथ मांग लिया और नाना इनकार न कर सके क्योंकि वो बेटी को दोबारा आबाद देखना चाहते थे। जिस रोज़ अम्मी की शादी थी हम दोनों बहन भाई भी खुश थे। बच्चे हमसे पूछ रहे थे कि तुम ये नए कपड़े और खूबसूरत कपड़ों में क्यों पहने हुए हो। हमने फ़ख्र से बताया कि हमारी अम्मी की शादी है। अम्मी ने बहुत खूबसूरत जोड़ा पहना था जो इजहार अंकल लाए थे। हमारे लिए भी वही कपड़े लाए गए थे। अम्मी दुल्हन बनकर बहुत प्यारी लग रही थी। मैं मुन्ने से कह रही थी, देखो अभी कुछ देर में बारात आएगी तो कितना मज़ा आएगा। हम नादान इस लम्हे अपने बाप की याद भी भूल गए थे। हंगामा ही इतना था। मैं खुश होकर अपनी सहेलियों को सारी तफसील बता रही थी जैसे माँ की नहीं गुड़िया की शादी हो रही हो। एकदम जाने क्या हुआ, बारात आते ही नाना हमारे पास आए। हमारे बाजुओं से पकड़कर खींचते हुए इस गाड़ी में बिठा दिया जिसमें नानी और फूफो बैठी हुई थी। मैं और मुन्ना चीखते रह गए, हम अम्मी के साथ जाएंगे, हमें जाने देना। मेरी सिसकियां घुट कर रह गईं मगर नाना को तरस न आया। नाना हमें वकील साहब के पास ले आए जो फूफो के शोहर थे। वो बिगड़ रहे थे कि बच्चों को माँ के साथ जाने दें मगर नाना ने एक ना सुनी, बस यही कहते रहे,
फिलहाल इनका वहाँ जाना मेरी बेटी की आइंदा ज़िंदगी और खुशियों पर असर डालेगा। नाना वापस चले गए और वकील फूफा हमें अपने बाजू में भरकर अपनी गाड़ी में ले आए। इसके बाद हम फूफो के पास रहे। अम्मी कभी-कभी हमसे मिलने आती थी। सरसरी सा पूछती, मेरे साथ चलोगे? अब मैं सियानी हो चुकी थी, जवाब देती, नहीं आप जाएं, हम फूफो के पास ही रहेंगे। इतनी मुद्दत गुजर गई मगर आंसू आज भी नहीं थमते। अब वो गालों पर नहीं गिरते मगर मेरे दिल में कतरा कतरा गिरते रहते हैं। अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ मगर जाने मुझे क्या हो गया है कि लोग कहते हैं कि ये खुद से बातें करती है। इस पर जिन भूतों का साया है। जहाँ कहीं शहनाई की आवाज़ सुनती हूँ, शाम में आने देखती हूँ या कोई भी दुल्हन नजर आ जाए, मेरा रंग जर्द पड़ जाता है, हाथ पांव कांपने लगते हैं, मेरे मुंह से चीख निकल जाती है और मैं बेहोश हो जाती हूँ। बेहोशी में दबी दबी सिसकियाँ लेती हूँ। माँ का दिल तो अपने बच्चों के लिए प्यार से भरा होता है। मैं अब तक यही सोचती हूँ कि हमारी माँ कैसी थी जिसने अपने जिस्म पर सुर्ख जोड़ा सजाने के लिए हमारे दिलों का लहू कर दिया और इसको ये लहू रास भी आ गया। इसके दो और बच्चे भी हो गए मगर हमारी तरफ से इसके कान बहरे और आंखें अधी हो गईं और हमारी सिसकियां न सुन सकी, ना हमारे प्यार के लिए तड़पते वजूद का करब देख सकी। अब तक इसके कान हमारे लिए बहरे और आंखें बेदीद ही हैं। हमारी मोहब्बत आज भी उनके लिए बहुत है मगर अधूरी मोहब्बत का सिलसिला अब ख़त्म होने वाला नहीं। अधूरी मोहब्बत का किस्सा ऐसे ही रहेगा। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।